सॉफ्ट कवर के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋषभ राज। इस कार्यक्रम में हम विभिन्न किताबों पर बात करते हैं, उनके लेखकों को बुलाते हैं, उनसे उनकी किताब के बारे में पूछते हैं। आज हम जिस किताब पर बात कर रहे हैं उनका नाम है एक आईएएस एस्पिरेंट्स की सक्सेसफुल रोमांचक सक्सेस स्टोरी। और ये किताब एक इंग्लिश किताब जो द ए प्लेजेंट स्कोप का हिंदी अनुवाद है और इसके लेखक हैं पीयूष रोहनकर जी। तो सबसे पहले मैं पीयूष रोहनकर जी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। थैंक यू ऋषभ, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। यस सर। सर, सबसे पहला जो मेरा आपसे प्रश्न होगा वो ही होगा इस किताब के नाम पे। इस किताब का जो नाम है कि एक आईएएस एस्पिरेंट्स की रोमांचक सक्सेस स्टोरी, इसके पीछे सर क्या आइडिया था? मतलब ये इतनी बड़ा नाम रखने के पीछे। हाँ, तो बेसिकली पब्लिशर का आइडिया था। मैंने जो इंग्लिश में पब्लिश की है उसका नाम है द प्लेजेंट एस्केप। यस मैं सर। आपको वो दिखाना चाहूंगा, ये है वो किताब जी द सर, वो प्लेजेंट किताब एस्केप। मेरे ये पास हिंदी अनुवाद है। हाँ, तो ये अंग्रेजी में आई थी मेरी किताब। जी। इसका नाम है द प्लेजेंट एस्केप। तो ये जो किताब थी, उसके बाद प्रभात ने इसके राइट्स खरीदे, प्रभात प्रकाशन ने हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए। तब बहुत वो हो रहा था कि इसका क्या हम नाम रखें हिंदी में जिससे लोगों को पता चले इस किताब के बारे में। तो जैसे आप जानते हैं कि लाखों विद्यार्थी आईएएस के लिए अभ्यास करते हैं और वो एक बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है और उसको निकालना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है जैसे आप जानते हैं। तो एक सक्सेस स्टोरी को टाइटल में कैसे दर्शाया जाए, वो सस्पेंस जो नॉवल है, बेसिकली एक सस्पेंस नॉवल है आईएएस एस्पिरेंट के ऊपर में, तो ये सस्पेंस को कैसे दर्शाया जाए टाइटल में, इसके लिए प्रभात प्रकाशन ने मुझे ये टाइटल सजेस्ट किया कि एक आईएएस एस्पिरेंट की रोमांचक सक्सेस स्टोरी में वो रोमांच वर्ड होने के कारण लोगों को ये ज्यादा भाएगी और आईएएस एस्पिरेंट्स को भी पता चलेगा कि ये बुक उनके ऊपर में आधारित है। इसके लिए हमने एक आईएएस एस्पिरेंट की रोमांचक सक्सेस स्टोरी ये नाम देने का फैसला किया। थैंक यू सर। सर, मैं पूछूंगा कि यूपीएससी, मतलब जो यूपीएससी शब्द होता है, जो युवाओं में सबसे अधिक क्रेज रहता है यूपीएससी, परिवार भी चाहते हैं उनका बेटा आईएएस बने, आईपीएस बने। और आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, उसके बाद फिर आपने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। तो क्या आप खुद यूपीएससी में जाना चाहते थे या परिवार वाले का दबाव? नहीं, तो मैंने इंजीनियरिंग के बाद एमबीए भी किया है। अगर यस आपने सर। तो जी सर। इंजीनियरिंग के बाद मैंने यानी कि सब कुछ चीजें करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं यूपीएससी के लिए जाऊंगा। कैसे होता है ना कि लोगों को पता नहीं होता एक्चुअली कि यूपीएससी किसके बारे में है करके। लोग बस बचपन से देखते हैं, मूवीज में देखते हैं आईएएस आईपीएस अधिकारियों को अपने इसमें आजू बाजू में देखते हैं और उन्हें लगता है, तो उनको ज्यादा उनके काम के बारे में नहीं, लेकिन उनके पास जो पावर और जो प्रेस्टीज होता है उसको वो उससे अट्रैक्ट होकर वो यूपीएससी करने के लिए जाते, जो मुझे लगता नहीं सही चीज है। एक्चुअली उनको पता रहना चाहिए कि वो एक्चुअली में करते क्या है। तो मैंने जब इंजीनियरिंग और एमबीए कर लिया तब जाके मुझे समझ आई कि एक नौकरी कैसी होनी चाहिए, कि नौकरी में डाइवर्सिटी होनी चाहिए, नौकरी में चैलेंजेस होने चाहिए, नौकरी में बहुत सारी और चीजें होती है जो हम देख के कोई नौकरी चूज करते हैं। तो अधिकांश यूपीएससी एस्पिरेंट्स में ना नौकरी की समझ होती है, उनको बस वो आउटरी चार्म दिखते हैं कि लाल बत्ती की गाड़ी दिख जाती है, उनको लगता है कि घोड़ा गाड़ी मिलता है, बड़े बड़े मकान रहने को मिलते हैं, जो कि बहुत ठीक है वो सब मिलता है, लेकिन दैट इज साइड एस्पेक्ट ऑफ एक्चुअली द जॉब। जो जो मेन जॉब है वो बहुत चैलेंजिंग होता है। उन्होंने जानना चाहिए कि जॉब में क्या डाइवर्सिटी होती है, जॉब प्रोफाइल क्या आता है, जॉब पोर्टफोलियो क्या होता है, और उसके बाद यूपीएससी के लिए जाना चाहिए। तो मेरा जो था डिसीजन यूपीएससी के लिए जाने के लिए, वो एमबीए के बाद बना। मैं बचपन से नहीं चाहता था, ना ही मेरे माँ बाप ने मुझसे जबरदस्ती यूपीएससी की तैयारी करवाई। ये मेरा डिसीजन था। एमबीए करने के बाद मैं यूपीएससी सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए खुद गया, क्योंकि मुझे एक चैलेंजिंग जॉब, एक डाइवर्सिटी वाला जॉब चाहिए था। सर, कितना बड़ा ये फैसला होता है, कितना खतरनाक फैसला होता है। लोग इंजीनियरिंग एमबीए जैसे बहुत महंगे कोर्स करते हैं, उसके बाद एक अच्छी नौकरी भी पाते हैं जिसमें लाखों सैलरी मिलती है। उसके बाद कुछ मतलब 1000 से भी कम सीट ही आती है। उसके लिए तैयारी करना और वापस एक अपने आप को खुद को उसमें धकेलते हैं, तो वो कितना बड़ा फैसला होता है। हाँ हाँ, मैं आई कम्प्लीटली अग्री विथ यू। बहुत डिफिकल्ट एक तो ये होता है डिसीजन, क्योंकि बहुत लोग अपने नौकरी से सेटिस्फाइड नहीं होते। आप अगर प्राइवेट जॉब्स देखें उसमें बहुत मोनोटोनी आ जाती है, इनसिक्योरिटी रहती है, और एट द एंड ऑफ द डे आपको लगता है कि आप क्या कर रहे हैं अपने जिंदगी के साथ। तो ये क्वेश्चन बहुत लोग अपने आप से पूछते हैं कि भैया मैं क्या करूँ अपने जिंदगी के साथ।
तो इसके लिए बहुत लोग ये क्वेश्चन के बाद ही यूपीएससी प्रिपरेशन करने के लिए जाते हैं कि मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी देश के लिए कुछ करना है। ना कि बस बैठ के कि मैं मुझे ये करना है, पर आपके पास पावर नहीं रहती है, तो आपके पास अथॉरिटी नहीं रहती है। तो यूपीएससी के जो जॉब्स है वो आपको अथॉरिटी देती है कि आप लोगों के लिए कुछ कर पाएँ अच्छा। सर ओल्ड राजेंद्र नगर, जिसका आपने इस किताब में जिक्र किया है, मुखर्जी नगर, जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स रहते हैं, चाहे वो सक्सेस करते हैं या फिर फेल हो जाते हैं, लेकिन सबकी यादें जुड़ी रहती है। आपकी भी बहुत सारी यादें होंगी, आपने किताब में लिखा है उनके बारे में। तो आपकी जो मतलब ऐसी कौन सी यादें हैं जो अभी भी आपको याद आती है, तो आप क्या एक इमोशनल मोमेंट रहता है? ओल्ड राजेंद्र नगर की कुछ यादें बताइए। अरे अभी भी वो यादें जब मेरे आँखों के सामने झलकती है तो रोंगटे काँप उठते हैं मेरे। मैं 3-4 साल था वहाँ पे। और बहुत चैलेंजिंग फ़ेज़ होता है क्योंकि मैं तो एमबीए भी करके आ गया था और अब आगे मैं अब क्या करता मैं, आई मीन अगर क्योंकि साल-साल लग जाते हैं प्रिपरेशन करने में, मेरा 3rd अटेम्प्ट में जाके क्लियर हुआ। तो आप सोच नहीं पाते ना, बाकी जो एग्ज़ाम्स होती है एक बार दे दिया, आप क्लियर हो गए, आपको नौकरी मिल जाती है, लेकिन इसमें 3 स्टेज होते हैं। जी। आपको प्रीलिम्स भी पास करना है, आपको मेंस भी पास करना है, आपको इंटरव्यू भी पास करना है और उसमें से एक भी स्टेज में आप फेल हो गए तो वापस तैयारी स्टार्ट करनी है। तो पूरा 1 साल वापस चले गया। तो ऐसे करते-करते साल पे साल निकल जाते हैं और आप वैसे भी कुछ पैसे-वैसे कमाते नहीं हैं तभी तो आपको लगता भी है। अगर फाइनेंशियल सपोर्ट रहा जो थैंकफुली मेरे केस में था तो भी, लेकिन बच्चों को लगने ही लगता है एक पॉइंट के बाद कि कब तक घर से पैसे मँगवाते रहें और सोसाइटल प्रेशर्स भी बहुत रहते हैं। तो मेरी बहुत सारी ऐसी यादें मुझे याद है कि जब मैं पहली बार ओल्ड राजेंद्र नगर में गया और वहाँ के जो कमरे देखे मैंने, बहुत छोटे-छोटे कमरे और इतने महँगे-महँगे कमरे और खाना-वाना भी बाहर से मँगवाना पड़ता था और इतना अच्छा नहीं था और टॉयलेट बाथरूम भी शेयर करना पड़ता है वहाँ पे और ये सारी चीज़ें आई मीन हॉस्टल में ऑब्वियसली थे, पर आई मीन मेरे को ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुई लेकिन बहुत जनों को हो जाती थी। लेकिन साथ में फिर वही निराशा, जब आप मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मैं मेंस में फेल हो गया था, प्रीलिम्स में पास हुआ तो खुश था, लेकिन जब मैं मेंस में फेल हो गया तो मुझे याद है कि मैं रात भर सो नहीं पाया तभी। और तो ऐसी बहुत सारी यादें हैं। एक समय के बाद वहाँ पे जो भी एस्पिरेंट्स रहते हैं वो दीवारों के साथ बात करना भी चालू कर देते हैं, अपने आप से खूब बात करते हैं। और ये सारी चीज़ें होती है जो कि नॉर्मल एक साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज़्म है ये स्ट्रेस कोप करने के लिए। तो बहुत सारी यादें हैं। अभी भी मैं दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर के बहुत करीब रहता हूँ, तो मैं कभी-कभी वहाँ जाता हूँ तो अभी उस प्रकार का प्रेशर रहता नहीं है। लेकिन जब भी मैं एस्पिरेंट्स को देखता हूँ और उनकी आँखों में देखता हूँ तो वो ही उनमें जो स्ट्रगल दिखता है मुझे, तो मुझे अपने दिनों की भी याद आ जाती है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ये जो इन तीनों के बीच में जो स्पेस रहता है, जो समय रहता है, उसके बीच में कई सारे स्टेज आते हैं, सिगरेट, कॉफ़ी, डिप्रेशन, उससे कैसे टैकल करते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स? कई लोग मैं मतलब सुना हूँ मैंने कि कई लोग ऐसे हैं जो मतलब पढ़ते हैं और सिगरेट पीते हैं, पढ़ते हैं और सिगरेट पीते हैं। तो क्या ये सच है? इसका क्या मतलब क्या कारण है और इसको कैसे टैकल करते हैं? बहुत सच है ये। मैं बिल्कुल लोगों को सजेस्ट नहीं करूँगा सिगरेट पीने के लिए। सेहत के लिए बहुत हानिकारक चीज़ है ये। मैं खुद बीत चुका हूँ इन सब चीज़ों से। मैं रेड बुल बहुत पिया करता था, एनर्जी ड्रिंक होती है रेड बुल करके, कॉफ़ी के ऊपर का वो एक ड्रिंक है। कॉफ़ी से जो आपको किक बैठता है, रेड बुल से डबल ट्रिपल किक बैठता है। बहुत महँगी ड्रिंक होती थी स्टूडेंट लोगों के लिए उस ज़माने में वो। ये आपने ज़िक्र भी किया है अपनी किताब में। हाँ, तो रेड बुल पीता था मैं, पर मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा। उससे अच्छा मैं लोगों को, अभी मैं मेडिटेशन वेडिटेशन करता हूँ, काश मैं तभी मेडिटेशन करता था, कर पाता, पर मैंने तभी मेडिटेशन चालू नहीं किया था। लेकिन हाँ, बहुत लोगों को मैंने देखा है वहाँ पे धूम्रपान, चाय और बहुत सारे उनके अलग-अलग मैकेनिज़्म होते हैं कोप करने के ये सब चीज़ों से, ताकि वो फ़ोकस मेंटेन कर पाएँ। तो मैं तो बच्चों से यही करूँगा जो भी आपके माध्यम से ये देख रहे होंगे इंटरव्यू, कि अगर आप एक्सरसाइज करें, डेली आधा घंटा वॉकिंग करें और आधे घंटे तक अनुलोम-विलोम या प्राणायाम या मेडिटेशन करें, तो ये बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है सिगरेट और रेड बुल से। सर मैंने यूपीएससी एस्पिरेंट्स पर जितनी भी किताबें पढ़ी हैं आज तक, उसमें बिना प्यार और ब्रेकअप के वो किताबें पूरी नहीं होती हैं। आपकी किताबें में भी है। तो क्या मतलब सच ऐसा है कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स का प्यार पूरा नहीं हो पाता है, अधूरा ही रह जाता है, लोग बिछड़ जाते हैं? नहीं, इसका क्या कारण ऐसा है? नहीं है, देखो
तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे ये लाइफ में भी ऐसा ही है, कॉलेज में भी ऐसा ही है, ज़िंदगी में भी ऐसा है, बहुत बार चीज़ें वर्कआउट कर जाती है, बहुत बार वर्कआउट नहीं कर पाती। तो पर डेफ़िनेटली बहुत सारी लव स्टोरीज़ ग्रो होती है क्योंकि वो बहुत इमोशनल फ़ेज़ होता है। आप आपके लाइफ में सबसे नीचे में रहते हैं, वहाँ अकेले रहते हैं, घर से दूर रहते हैं, लड़के-लड़कियाँ दोनों बहुत दूर रहती है, तो इमोशनल सपोर्ट एक-दूसरे में देखते हैं। घंटों-घंटों अगर साथ में कोई पढ़ाई कर रहा है और आपको कोई आदमी पसंद आ गया तो जायज़ है कि प्यार हो जाता है, जवानी का फ़ेज़ रहता है वो। तो बहुत सारी लव स्टोरीज़ होती है ओल्ड राजेंद्र नगर में, बहुत सारी ओल्ड राजेंद्र नगर से आगे जाके भी बहुत लोगों की शादियाँ होती है, बहुत लोगों की नहीं हो पाती। लेकिन ये कॉमन है जो प्रश्न आपने पूछा ये होता है ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में जहाँ भी बच्चे प्रिपेयर करते हैं, लव स्टोरीज़ ज़रूर होती है वहाँ। इसमें सर जहाँ तक मैंने पढ़ा है, लिखा है यूपीएससी एस्पिरेंट्स ने या आईएएस, आईपीएस ने, उनका ये कारण, उन्होंने ये कारण बताया है कि लोग टाइम नहीं दे पाते हैं क्योंकि यूपीएससी में बहुत टाइम मांगता है। लोग अपने प्रिपरेशन में अधिक समय देते हैं, तो एक दूसरे के साथ समय नहीं बिता पाते हैं। तो सच में क्या यही कारण रहता है या फिर और भी कभी होता है, कई बार आप आगे निकल जाते हैं और सामने वाला जो होता है वो पीछे छूट जाता है? हाँ, स स आपका जो रीज़न है सारे प्रकार के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं ब्रेकअप के लिए भी कि लोग समय नहीं दे पाते, कोई सक्सेसफुल हो जाता है, सक्सेस मिलने के बाद शायद उनको बेटर ऑप्शन मिल जाते हैं, ऑल्दो प्यार होता है उसमें ऑप्शन कुछ होता नहीं है लेकिन अ, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि रीज़न आपने कहा है कि समय नहीं दे पाते, ये बहुत बड़ा रीज़न होता है बहुत बार। इनिशियल अट्रैक्शन हो जाता है, रिलेशनशिप में आ जाते हैं, फिर बाद में मालूम पड़ता है कि समय नहीं दे पा रहे हैं। बहुत जन क्लियर कर लेते हैं, उनके पार्टनर नहीं क्लियर कर पाते तो वो आगे में चल के उनका वर्कआउट नहीं हो पाता है। बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, लेकिन हाँ, समय नहीं दे पाना ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है बहुत बार। सर मैं स्टेट की बात करना चाहूँगा कि जैसे प्रीलिम्स होती है, मेंस होते हैं, इंटरव्यू होता है। जब आप प्रीलिम्स क्वालीफाई करते हैं तो आपके ऊपर प्रेशर रहता है मेंस का। जब मेंस क्वालीफाई करते हैं तो आपके ऊपर रहता है इंटरव्यू का, और उसके बाद भी खत्म नहीं होता है। इंटरव्यू के बाद भी आप अंतिम परिणाम के लिए रहते हैं कि क्या होगा, नहीं होगा। तो ये जो समय होता है बीच-बीच में 2 महीने, ढाई महीने, 3 महीने का जो होता है, इसमें एस्पिरेंट्स का क्या रहता है? क्या सीन होता है कि ये प्रेशर दिन-ब-दिन हर स्टेज पार करने के बाद बढ़ते रहता है या फिर उसको ना कम करके कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं? हाँ, नहीं बहुत प्रेशर रहता है क्योंकि अनसर्टेनिटी इतनी रहती है ना, इतनी अनसर्टेनिटी रहती है इस एग्ज़ाम में कि आप लास्ट मोमेंट तक आपको पता नहीं रहता है। जी। और अगर आप लिस्ट में भी आ गए तो ये भी गारंटी नहीं है कि आपको मनचाही सर्विस मिल रही है। जैसे कि मेरे को इंडियन फॉरेन सर्विस चाहिए थी जो कि मुझे मिली नहीं। तो बहुत जन 99% आईएएस के लिए जाते हैं, कुछ लोग आईपीएस के लिए जाते हैं, तो बहुत लोग होते हैं जिनको अपनी मनपसंद सर्विस नहीं मिल पाती है। लेकिन हाँ, हैविंग सेड दैट अनसर्टेनिटी बहुत रहती है, तो लोग कोप अप कैसे करते हैं कि बहुत जन क्या करते हैं ना कि अगर उनका कोई सब्जेक्ट ठीक नहीं हो, कोई सब्जेक्ट में वो वीक हो, तो उसको बार-बार रिवाइज़ करते रहते हैं। बहुत जन बहुत सारे क्लासेस लगा लेते हैं। वापस क्लासेस रिपीट कर लेते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, कोई-कोई ब्रेक लेके थोड़ा फ्रेश होने के लिए घर चले जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं अपने आप को ऑक्यूपाई करने के लिए क्योंकि अगर आप अपने आप को ऑक्यूपाई नहीं रखोगे, तो आप पागल हो जाओगे एक प्रकार से क्योंकि समय बहुत खींचते जाता है, तो बहुत जन और भी पढ़ाई चालू करते हैं, बहुत जन लॉ करना चालू कर देते हैं वहाँ पे, लॉ की पढ़ाई करते हैं। तो हाँ, तो लोग अपने आप को बिज़ी ज़रूर रखते हैं जैसे कि मुझे याद है मेंस और प्रीलिम्स के बीच में सेकंड अटेम्प्ट के बाद मैं अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए टीवी सीरीज़ देखना चालू कर दिया था, 1-2 वीक तक टीवी सीरीज़ ही देखते रहा मैं, जो चीज़ें मैं कर नहीं पाया था, छूट जाती है ना क्योंकि आप टोटली पढ़ाई करते रहते हैं, तो बहुत सारे आपके जो सोशल चीज़ें होती हैं, मूवीज़ होती है, वो छूट जाती है, तो लोग रिलैक्स करते हैं, अनवाइंड करते हैं, लेकिन मेरे को अभी भी याद है कि बहुत जन वापस पढ़ाई में जुड़ जाते हैं, ये देखते हुए कि अगर इस बार सफलता नहीं मिली तो अगले अटेम्प्ट में सफलता के लिए वो जुट जाते हैं तब से। सर एक लाइन है कि फेल हो गया। जब रिजल्ट आता है और सब एक-दूसरे को फ़ोन करते हैं, तो जो पास करते हैं वो तो खुशी के साथ बताते हैं। जिनका नहीं हो पाता है, तो वो ये लाइन बोलते हैं। वो कितना बोलना कठिन होता है एस्पिरेंट्स के लिए जो 4 साल, 3 साल और कई कई तो अच्छी-अच्छी जॉब छोड़ के तैयारी कर रहे हैं। कई का आखिरी अटेम्प्ट होता है, उसके बाद उन्हें अटेम्प्ट भी नहीं मिलता है। तो वो कितना कठिन होता है एक एस्पिरेंट्स के लिए। बहुत कठिन होता है, बहुत जन तो फ़ोन स्विच ऑफ करके बैठ जाते हैं मैंने खुद फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था क्योंकि इतनी सिम्पैथी मिलती है और इतनी सिम्पैथी मिलने के बाद आदमी और दुःख में हो जाता है क्योंकि उसको बार-बार अपने फेलियर की याद आते रहती है। तो बहुत डिफ़िकल्ट है, मैं जानता हूँ ऐसे बच्चों को जो कि ये कहते थे कि जब तक मैं पास नहीं होऊँगा मैं घर नहीं जाऊँगा। तो ऐसे भी लोग आते थे गाँव से यूपी बिहार के गाँव से, महाराष्ट्र इधर-उधर के गाँव से आते थे जो कि ये बोलते थे कि जब तक मैं
सक्सेस नहीं रहूँगा, मैं अपने माँ-बाप को मुँह नहीं दिखाऊँगा, मैं अपने रिश्तेदारों को मुँह नहीं दिखाऊँगा, मैं घर नहीं जाऊँगा। तो मैंने तो ऐसा नहीं किया, लेकिन हाँ, मुझे पता है कि मैंने फ़ोन ज़रूर स्विच ऑफ किया था जब मैं फेल हो गया था। क्योंकि जैसे ही रिज़ल्ट आ जाता है तो पूरी दुनिया को पता चल जाता है और फ़ोन करके पूछना चालू कर देते हैं कि क्या हुआ भाई, क्या हुआ? पास हो गए कि नहीं? तो कितने जनों को आप जवाब देते रहोगे? तो मैं तो फ़ोन स्विच ऑफ कर देता था। थैंकफुली थर्ड अटेम्प्ट में फ़ोन स्विच ऑफ करने की ज़रूरत पड़ी नहीं, लेकिन फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट के मेंस के रिज़ल्ट के बाद फ़ोन स्विच ऑफ ज़रूर करना पड़ा था मुझे। और मुझे ये भी याद है कि फर्स्ट अटेम्प्ट के मेंस में जब मैं फेल हो गया था, तो उसके बाद मैंने फेसबुक भी डीएक्टिवेट कर दी। एक विश्वविद्यालय है सर, जेएनयू। हाँ, हाँ। पूरा एक चैप्टर है जेएनयू पे। मैं भी हाँ। आईआईएमसी से पढ़ा हूँ, तो मेरी भी बहुत सारी यादें जेएनयू से जुड़ी हैं। आपकी क्या सबसे अच्छी याद है जेएनयू से? क्योंकि जो जेएनयू से थोड़ा भी जुड़ा है, उसकी जेएनयू से बहुत सारी यादें रहती हैं। तो जे जेएनयू का एक इंटेलेक्चुअल माहौल ही अलग है। वो जगह की जो आप हवा में ही कुछ है, आप अंदर जाओगे तो आपको सब प्रकार के इंटेलेक्चुअल लोग ही मिलेंगे। मैं भी वहाँ पे जब जाता था तो वहाँ बहुत सारे फेमस ढाबे थे वहाँ पे। जेएनयू के फेमस ढाबे वो अभी भी लोग आते हैं पास आउट होने के बाद भी इतने दिनों बाद वहाँ पे। तो बहुत अच्छी याद है ढाबों में खाना, लोगों से बातचीत करना, बातचीत के मुद्दे भी ऐसे होते थे, एकदम अलग ही लेवल के मुद्दे होते हैं वहाँ पे बातचीत में भी। तो बहुत अच्छी और इंटेलेक्चुअल किस्म की जगह है जेएनयू मेरी। मैं ना गया हूँ जेएनयू 4-5 बार गया हूँ मैं जेएनयू, लेकिन अभी भी वो यादें बहुत ताज़ा है मेरे दिमाग रिजल्ट में अपना नाम देखकर में। क्या खुशी, कितनी खुशी होती है, कैसा लगता है? हाँ, तो रिज़ल्ट में डायरेक्टली मैंने भी अपना नाम नहीं देखा था, किसी ने मुझे फ़ोन करके बताया कि भैया तेरा नाम आ गया लिस्ट में करके। वो भी मेरे को पता था कि उस दिन रिज़ल्ट आने वाला है। हमारे ज़माने में ऑरकुट हुआ करता था और ऑरकुट पे एक इंडिया भाई करके बंदे होते थे जो कि खबरें बताते थे कि स्पेकुलेशन हुआ करती थी कि आज आ रहा है मेंस का रिज़ल्ट, कल आ रहा है करके। वैसे इंटरव्यू का भी फाइनल रिज़ल्ट आने वाला था और यही स्पेकुलेशन चल रही थी कि आज आ रहा है, आज आ रहा है, आज आ रहा है। तो मुझे याद है कि मैं तभी घर पे आ गया था जल्दी हाफ डे लीव लेके ऑफिस से, तबीयत खराब सी का करके। और मैं घर पे था तभी और मैं को किसी ने मैसेज किया कि भाई आपका लिस्ट में नाम आ गया है करके। तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड फीलिंग थी। ऐसा लगता था भार सा उठ गया छाती पर से। बहुत अच्छी फीलिंग थी। आई मीन बताना बहुत मुश्किल हो रहा है शब्दों में, लेकिन अजीब ही लेवल की फीलिंग थी। 4 साल लगे। आई मीन इंजीनियरिंग की पढ़ाई और एमबीए की भी एग्जाम मैंने दी हुई थी, इंजीनियरिंग की भी दी हुई थी, पर इस प्रकार की खुशी अलग ही लेवल की खुशी। जो आपके साथ पढ़ते हैं, जो आपके साथ रहते हैं, आप उनके साथ घूमते हैं, किताबें खरीदते हैं, शेयर करते हैं दूसरे से, उनका नाम अपने से ऊपर देखकर, उनको अच्छे रैंक देखकर, उनको अच्छी सर्विस में देखकर कैसा फील होता है कि हमारे साथ पढ़ता था, पढ़ने में शायद हमसे अच्छा भी नहीं था, फिर भी ये कैसी फीलिंग्स होती है सर? नहीं, नहीं, नहीं। देखिए ये एग्ज़ाम ऐसी है ना, ये बहुत लक बेस्ड एग्ज़ाम है यूपीएससी। ऑब्वियसली स्मार्ट लोग के प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है निकालने की, लेकिन ये बहुत ही लक बेस्ड एग्ज़ाम है। जैसे आप आईआईटी की और आईआईएम की एग्ज़ाम ले लो, उसमें अगर आपके पास दिमाग, अच्छा खासा दिमाग है तो आप बहुत ईज़िली निकाल लेते हो, लेकिन यूपीएससी ऐसी एग्ज़ाम है ही नहीं, तो ये बहुत लक बेस्ड एग्ज़ाम है। तो कभी मुझे ऐसा नहीं लगा, क्योंकि मुझे पता है लक बेस्ड एग्ज़ाम है तो किसका नसीब कितना खुल जाए, कभी इसका तो गारंटी रहती नहीं है। बस मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि जो भी एग्ज़ाम क्लियर करता है उसने बहुत मेहनत ज़रूर की होगी यूपीएससी में, बिना मेहनत के आप यूपीएससी निकाल ही नहीं सकते। क्योंकि बिल्कुल। सालों घंटों घंटों की पढ़ाई, ऐसा नहीं है आईआईटी में अगर आप बहुत फिजिक्स मैथ्स में अच्छे हो तो आप बिना पढ़े ही निकाल लो, या आप आईएम में आपका एप्टीट्यूड बहुत स्ट्रांग है तो बिना पढ़े ही आप आईएम निकाल लो। लेकिन यूपीएससी ऐसे कर ही नहीं सकते आप। तो अगर ये कहना कि पढ़ाई में अच्छे नहीं है, लेकिन उसने मेहनत उतनी की होगी, या आपसे ज़्यादा ही की होगी या उतनी की होगी, कम मेहनत में मुझे नहीं लगता यूपीएससी कोई निकाल पाया। 1-2 एक्सेप्शन होंगे। हर साल हम दिखाते हैं बहुत जवान-जवान लोगों को कि उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 22-23 की उम्र में निकाल लिया। ये बहुत रेयर होता है यूपीएससी में। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, घंटों-घंटों की पढ़ाई साल-साल बार करनी पड़ती है कि ये, और लक बेस्ड एग्ज़ाम है ऊपर से ये, तो मेरे को कभी बुरा नहीं लगा किसी को देख के। मैं उनके लिए भी खुश था और अपने लिए भी खुश था। मेरे लिए ये भी नहीं था कि मैं आईएफएस नहीं बन पाया, मैं तो इसी बात से खुश हो गया कि मेरा लिस्ट में नाम आ गया करके, क्योंकि लिस्ट में नाम आना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है यूपीएससी में एक पॉइंट के बाद। सर कुछ नाम है आपकी किताब में, जब आप उनसे अभी बात करते होंगे, जब पुराने ओल्ड राजेंद्र नगर की यादें होंगी, जो लोग अभी सरकारी अधिकारी बन चुके हैं, तो उनसे क्या अभी वो पुरानी बातें करते हैं, या फिर अभी भी आप प्रशासनिक लेवल की ही बात करते हैं कि पुरानी जिस टाइम में आप लोग तैयारी करते थे, उस समय की बात भी करते हैं?
नहीं, उसी समय की बात करते हैं, क्योंकि देखिए ज़िंदगी में 2 प्रकार के दोस्त होते हैं, आपके यूपीएससी के पहले वाले और यूपीएससी के बाद वाले। ठीक है? सक्सेस के बाद तो सभी कोई आपका दोस्त बनना चाहता है, लेकिन जब आप स्ट्रगल करते हो तब के आपके दोस्तों का जो रहता है दोस्ती, वो अलग ही प्रकार की दोस्ती होती है। तो जो यूपीएससी के पहले के मेरे दोस्त थे, उनसे मैं अभी भी कभी भी मैं यानी कि इन जनरल भी मैं लोगों से ज़्यादा एज़ अ ब्यूरोक्रेट बातें नहीं करता हूँ। ब्यूरोक्रेट समान बातें नहीं करता हूँ, मैं बहुत फ्रेंडली हूँ। पर हाँ, जो यूपीएससी के पहले वाले स्ट्रगल के जो दोस्त हैं मेरे, उनके साथ मैं अभी भी वैसा ही हूँ और वैसी बातें होती है। हम अपनी अभी भी वो यादें ताज़ा करते हैं जब हम लोग फेल होते थे और कैसे हम बैठ के गम मनाते थे एक साथ बैठ के। तो बहुत अच्छी यादें अभी भी शेयर करते हैं। सर एक शब्द आजकल तो बहुत चर्चा में रहता है, मानसिक तनाव, और यूपीएससी वालों से ज़्यादा इस बात को कौन ही समझता है मानसिक तनाव। अभी आपने आपने देखा होगा कोटा में 2-3 छात्रों ने मानसिक तनाव में आकर आत्महत्या कर ली। ये क्या कारण है युवाओं में? क्योंकि हमें लगता है यूपीएससी सबसे अधिक प्रेशर लेते हैं, यूपीएससी के एस्पिरेंट्स, खासकर जब 1 साल 2 साल अगर 3 साल प्रिपरेशन कर ले। तो इसका क्या कारण है और इससे कैसे बचा जाए? हाँ, ये मैं यही बोल रहा हूँ कि थोड़ा स्पिरिचुअल होना चाहिए लोगों ने, बहुत मटेरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं रिलीजियस होने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा हूँ। थोड़ा स्पिरिचुअल होना चाहिए लोगों ने। आजकल मटेरियलिज़्म बहुत आ चुका है। मटेरियलिज़्म के होते हुए सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस बहुत है। सबको लगता है कि आप यूपीएससी एकमात्र ज़रिया है जिससे आप लाइफ में अच्छा कर सकते हैं। आप अच्छी लाइफ़स्टाइल आपको मिल सकती है। आप सोसाइटी में को बाकी लोगों के लिए कुछ कर सकते हो, अपने घर वालों के लिए कुछ कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगा जो भी एस्पिरेंट्स ये सुन रहा है कि मटेरियलिस्टिक थोड़ा कम होइए, थोड़ा लोगों से कम इन्फ्लुएंस होइए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जो चीज़ें दिखाई जा रही है यूपीएससी को के लिए मोटिवेट करने के लिए, तो उनसे वो सब मटेरियलिज़्म आप में मत इतना सोचिए, नहीं तो एक्सपेक्टेशंस आप बहुत रखोगे और ऐसा कुछ है नहीं। यूपीएससी क्लियर करने के बाद भी इतने चैलेंजेस हैं, मैं तो बोल रहा हूँ कि जितना प्रेशर यूपीएससी क्लियर करने से पहले था, उससे डबल ट्रिपल प्रेशर यूपीएससी क्लियर करने के बाद होता है। तो मैं जो भी एस्पिरेंट्स हैं, मैं यही बोलूँगा कि सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस और इसमें दबिए मत आप। ठीक है, आपके रिलेटिव्स क्या बोलते हैं, आपके फ्रेंड, वो उनकी जर्नी है, सबकी अपनी-अपनी जर्नी होती है। ज़रूरी नहीं है कि कोई बंदा यूपीएससी क्लियर करके उसकी जर्नी आपसे अच्छी होगी। ऐसा हो सकता है कि आपने यूपीएससी नहीं क्लियर किया और आपकी लाइफ ज़्यादा मीनिंगफुल और फ्रूटफुल रहे उससे। तो लाइफ इज़ सबकी एक इंडिविजुअल जर्नी होती है। आप अपने आप को दूसरों से जितना ज़्यादा कंपेयर करोगे, सोसाइटी आपको मजबूर करती है कंपेयर करने के लिए। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा सबसे कि अपने आप को कंपेयर मत कीजिए, ज़्यादा मटेरियलिस्टिक मत रहिए, स्पिरिचुअल रहिए एंड देयर इज़ लाइफ बियॉन्ड यूपीएससी आल्सो, मुझे ये लगता है। एक प्रशासक से एक लेखक बनने का सफर कितना मुश्किल भरा होता है, क्योंकि इधर मैंने देखा है कि कई सारे जो आईएएस आईपीएस और अधिकारी लोग होते हैं वो किताबें लिखते हैं, और काफी हद तक वो ना किताबें लोगों को फायदेमंद भी होती हैं, फायदेमंद साबित होती है। आपने भी 2-3 किताबें लिखी हैं, तो ये कितना मतलब समय कैसे निकलता है अपना प्रशासनिक कार्यों को देखते हुए भी लिखना? तो मैं पोएट्री मैंने अपनी जो लिखने की जो मेरी जर्नी थी वो पोएम से स्टार्ट हुई थी। मैंने इंजीनियरिंग के समय में मैं पोएट्री स्टार्ट किया था लिखना। जब मैं फर्स्ट टाइम हॉस्टल में गया था तब से मैं पोएम लिख रहा हूँ। तो पोएट्रीज़ के लिए तो आपको पता है कि ज़्यादा समय की ज़रूरत रहती नहीं है। पोएट्री या तो अपने आप आ जाती है या तो नहीं आती। आप ऐसे बैठ के घंटों, ऐसा नहीं होता है कि आपको घंटों बैठना पड़ता है और फिर आपकी कलम चलना चालू है। पोएट्री इज़ स्पॉन्टेनियस एकदम। तो उस पोएट्री के लिए आपको ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं है। हाँ, नॉवल लिखने के लिए आपको समय चाहिए रहता है, तो जो मेरी किताब है अ प्लेजेंट एस्केप और एक आईएएस एस्पिरेंट की रोमांचक सक्सेस, इसके मुझे 3 साल लगे। मैंने 2015 में चालू किया था जब मैं प्रोबेशन ट्रेनिंग में था और 2018 में जाके ये किताब खत्म हुई। तो 3 साल लगे क्योंकि ट्रेनिंग और नौकरी के साथ लिखना मुश्किल पड़ता था, तो जब भी समय मिलता था तब मैं सैटरडे, संडे या रात को बैठ के मैं लिखता था। तो ज़रूर डिफ़िकल्ट है, लिखना डिफ़िकल्ट है, लेकिन जो भी चीज़ आपको पसंद है तो आप उसके लिए समय निकाल लेते हैं। भले वो किसी इंसान के लिए हो या आपकी हॉबीज़ के लिए हो, अगर कोई चीज़ में आपको दिलचस्पी है तो आप समय निकाल लेते हैं, नहीं तो आपको किसी चीज़ के लिए समय नहीं मिलेगा। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये मेरी पहली पोएम बुक थी जो कि मैं यूपीएससी क्लियर होने से पहले मैंने ये लिखी हुई थी, सेंट हेज़ल पोएम्स टू अ मेडन। उसके बाद ये किताब मैंने अपने ट्रेनिंग में लिखी थी, ये पोएट्री बुक थी, पोएम बुक, जो कि 2015 में आई थी, नार्सिसिस्टिक रोमांटिसिज्म। मैं जब अंडमान एंड निकोबार में पोस्टेड था तब ये बुक आई थी, 2019 में लिखी अंडमान निकोबार में। फूची करके एक पोएम की बुक है, तो मैंने अभी तक 3 पोएम बुक लिखी है। पोएम के लिए ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हाँ, नॉवल के लिए होती है, बहुत ज़रूरत होती है नॉवल के लिए समय की, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस होता है और बहुत लोनली जर्नी होती है।
बहुत फ्रस्ट्रेशन आ जाता है कभी-कभी कि भैया मैं क्या कर रहा हूँ करके, मैं खत्म भी कर पाऊँगा क्या और लिखने के बाद लोगों को पसंद आएगी क्या ये नॉवल? लोग क्या बोलेंगे इस नॉवल के बारे में? लेकिन मैं सारे राइटर्स को यही सजेस्ट करूँगा कि ये मत सोचिएगा, ज़रूर लिखिएगा। बहुत लोनली जर्नी होती है लेकिन एंड में बहुत अच्छा लगता है जब आप अपनी किताब पूरी कर लेते हो। सर जब आप तैयारी कर रहे होंगे तो आप अधिकतर चीज़ हार्ड कॉपी पर डिपेंड होंगे लाइक नोट्स हो गए, आप न्यूज़पेपर या फिर बाकी से। अभी के टाइम में ऐसा है कि अधिकतर चीज़ें डिजिटल अवेलेबल है, नोट्स भी, किताबें भी। उसके साथ-साथ कई सारे शॉर्ट्स वीडियो आते हैं जिसमें कई सारे जो यूपीएससी वाली कोचिंग के टीचर्स हैं, वो रील्स बनाकर लोगों को मोटिवेट करते हैं। सर इसमें क्या बदला है? ये कितना हद तक लोगों को मतलब जो छात्र हैं, उसको फ़ायदेमंद पहुँचाता है या फिर अभी भी पुराने स्तर से तैयारी करना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है? नहीं, ये तो एक्सेसिबल बना दिया है सोशल मीडिया ने यूपीएससी के लिए ज़रूर कहूँगा। पहले ज़माने में ऐसा होता था जब मैंने 10 के बाद जब था तो हमारे समय में ऐसा होता था कि आपको मक्का मदीना में आना ही है जो यूपीएससी का मक्का मदीना है। ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर जिसको हम यूपीएससी का मक्का मदीना कहते हैं। यहाँ पे सब आते ही हैं माथा टिकाने के लिए। और पर अभी इंटरनेट के कारण और सोशल मीडिया के कारण आपको आने की ज़रूरत नहीं है। आप उड़ीसा में भी बैठ के, नॉर्थ ईस्ट में भी बैठ के, जम्मू कश्मीर में भी बैठ के कहीं भी बैठ के आप यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है एक प्रकार से। इसके नुकसान भी है क्योंकि आपका माइंड बहुत भटक जाता है। ऑनलाइन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि 2 मिनट में यूट्यूब देख लूँ, 2 मिनट में ये कर लूँ, तो उससे आपका अटेंशन स्पैन और अटेंशन को भी अफ़ेक्ट होता है, फ़ोकस को भी अफ़ेक्ट होता है। लेकिन ये मैं यही बोलूँगा कि ये इंडिविजुअल पे डिपेंडेंट है, वो कितना डिसिप्लिन्ड है, वो कितना वो मोटिवेटेड है, वो कितना पकड़ के रखना चाहता है अपने प्रिपरेशन को टाइट। इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है। हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान होते हैं, वैसे इसके भी फ़ायदे नुकसान हैं। मुझे फ़ायदे ज़्यादा दिखते हैं, लेकिन नुकसान भी है इसके। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। हम लोगों को समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक थैंक यू यू। स थैंक यू धीरज, थैंक यू सो मच, थैंक यू।